राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आप सबके साथ रूबरू। एक लंबा दौर देखा है, कई आंदोलन भी मैंने किए, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार बार बार डबल इंजन की दुहाई देती है और जिस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन करती है, जब अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है तो उन अधिकारों को कुचलने का, उन लोगों को पीटने का, कहीं लाठीचार्ज करके, कहीं पानी की बौछारें करके उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्ट सरकार तो है ही, घोटालेबाज सरकार तो है ही, मगर जिस डबल इंजन की सरकार की बार बार बात की जाती है, ये सरकार मोदी मामा की डबल इंजन की सरकार महाझूठी और महाजुमलेबाज सरकार है। मैं कहूंगी अगर रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ बाबा रूप में रावण ना आता तो माता सीता का हरण ना हो पाता। हजारों राक्षसों के बीच भी माता सीता सुरक्षित रही, मगर आज मोदी मामा के डबल इंजन सरकार के राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी हर रोज एक बलात्कार की घटना हमारे सामने आती है, किसी बेटी से दुष्कर्म की घटना हमारे सामने आती है। बड़ी ही शर्मसार करने वाली बात। हम देखते हैं कभी महाकाल की नगरी में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, किलोमीटर तक वो खून से लथपथ पैदल चलती है, मगर मोदी मामा मौन रहते हैं। जबलपुर आते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन आदिवासी बच्चियों के साथ जो घटनाएं होती हैं उन पर मौन हो जाते हैं। बेटियों के साथ जो बर्बरतापूर्ण रवैया होता है उस पर मौन हो जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये तो भोपाल की ही बात है कि हमीदिया अस्पताल में एक रेप पीड़िता को 5 से 6 घंटे तक अस्पताल के स्टाफ ने इधर से उधर घुमाने का काम किया, उसे इधर से उधर दौड़ाने का काम किया। बार बार स्टाफ ने उससे उसके रेप की घटना के बारे में पूछा, उस बच्ची को असहज महसूस कराया। एक बच्ची जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई वो इतनी घृणात्मक होती है, लेकिन उसके जख्म पर नमक छिड़कने का काम अस्पताल के प्रशासन ने लगातार किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज मैं पूछती हूं, एक नाबालिग से भाजपा नेत्री के पुत्र बलात्कार करते हैं, इंदौर की घटना है, और बलात्कार की घटना तब सामने आती है जब वो नाबालिग बच्ची गर्भवती पाई जाती है। भाजपा के नेत्रियों के पुत्र ये काम करने का कार्य कर रहे हैं, कुकृत्य करने का काम कर रहे हैं, फिर भी मोदी मामा मौन है। लगातार एक 9 साल की बच्ची के साथ, आदिवासी बच्ची के साथ रेप की घटना हमारे सामने आई, लेकिन मोदी मामा मौन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अब कहा जा रहा है जो महाकाल की नगरी में जो घटना हुई, दुष्कर्म हुआ बच्ची के साथ, उसमें आरोपी के मकान को ढहा दिया गया है। बहुत अच्छा किया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं पूछती हूं कि जिस समय पर मध्य प्रदेश के सागर के बंडा में एक लोधी बच्ची के, एक नाबालिग लोधी बच्ची के साथ बलात्कार किया एक अधेड़ उम्र के उसके पड़ोस के व्यक्ति ने, और वहां बंडा के कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे रहे, मैंने स्वयं 80,000 लोगों की रैली बुलाकर वहां पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का काम किया, तो उस समय पर हमने कहा कि उस बलात्कार के आरोपी का मकान अवैध है, उस पर फिराइए, उस पर चला दीजिए बुलडोजर, मकान ढहा दीजिए। तब क्यों नहीं मामा जी ने एक्शन लेने का काम किया? सच्चाई ये है कि जब कांग्रेस पार्टी मुद्दे को उठा देती है और जब मीडिया में वो मुद्दा आ जाता है, जब मामा जी से सवाल पूछा जाता है कि आप मामा की नहीं, आप तो कंस मामा की भूमिका निभा रहे हो, तब मामा जी घबरा जाते हैं। तब मामा जी कहते हैं मकान ढहा देंगे, लेकिन बंडा में मकान नहीं ढहाया जाता। छतरपुर में घटना होती है तब मकान नहीं ढहाया जाता। आखिर क्यों? तो आज इन सवालों का जवाब देना तो पड़ेगा मामा जी की सरकार को, जो कि आज कंस मामा बनकर बैठे हुए हैं, जो तथाकथित मामा है। ऐसे मामा मुझे लगता है यहाँ की बेटियों को नहीं चाहिए, और बेटियां अब चुप नहीं रहेंगी। आखिर कब तक जिंदा लाश बनकर जीती रहेगी नारी? कब तक दुख दर्द के दरिया में अपमान का घूंट पीती रहेगी नारी? कब तक नासूर बने जख्मों को सहती रहेगी नारी? बहुत हुआ, अब बेटियां और नारियां मध्य प्रदेश में जागेंगी, और जो ये मध्य प्रदेश के मामा जी हैं इनको कुर्सी से हटाएंगी, और अब कुर्सी पर किसे बिठाएंगी? उस कांग्रेस को बिठाएंगी जिन्होंने कि नगर निगम, निकाय और पंचायतों में महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दिया, उन्हें सम्मानित करने का काम किया, उनके अधिकार देने के साथ साथ।
जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को प्रथम महिला मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे को प्रथम महिला राज्यपाल देने का काम किया, उस कांग्रेस पार्टी को अब मध्य प्रदेश की बेटियां और महिलाएं जिताने का काम करेंगी और कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मात्र सम्मान की बात नहीं करती, मात्र अधिकार की बात नहीं करती, बल्कि उन अधिकारों को, उन सम्मानों को उन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी। अब बात आती है मोदी जी की, क्योंकि मैं तो मोदी जी के लिए यही कहूंगी कि मोदी मामा की सरकार हर पैमाने पर फेल है। दमोह के अंदर एक अस्पताल में, जिला अस्पताल में बिस्तर कम है और पेशेंट ज्यादा है। एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 बच्चों का इलाज चल रहा है। दरी पर बिठाकर, दरी पर लिटाकर उनके परिजन उनके बच्चों का इलाज कराने के लिए मजबूर है। ऐसा नहीं है अस्पताल में बिस्तर मौजूद नहीं है, हॉल में बिस्तर बंद है, लेकिन अस्पताल का प्रशासन मूक दर्शक बनके इस कार्य को देखने का काम कर रहा है। अगर बिस्तर मौजूद है तो वो बिस्तर प्रोवाइड होने चाहिए, बच्चों को मिलने चाहिए। दरी पर लिटाकर बच्चों का इलाज नहीं किया जाना चाहिए। ये शासन और प्रशासन की सच्चाई है। एक तरफ शिक्षकों की पदोन्नति की बात की गई तो 10 साल बाद पदोन्नति हुई है की बात आई है सामने, लेकिन उसमें भी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए जब शिक्षक जाते हैं तो क्या पाते हैं कि पोर्टल पर पद रिक्त नहीं दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत में पद रिक्त है। कुछ लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब आप पोर्टल खोलेंगे तो वहां पद भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज शिक्षक भी नाराज है, निराश है। यह भी सच्चाई है। आज हम बात करते हैं, मोदी जी बड़े बड़े जुमले देने का काम करते हैं। पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार लाए इनकी सरकार। मैं कहती हूं या तो आदरणीय मोदी जी की 95% स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, या फिर आदरणीय मोदी जी की 95% झूठ बोलने की शक्ति जागृत हो गई है और इसीलिए इतने महाझूठ बोलते हैं। अभी कह रहे थे तेलंगाना में भाषण देते हुए कि मैं जिसके पास भी बैठ जाता हूं भ्रष्टाचारी के, वो भ्रष्टाचारी मेरा ताप बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि कोई भी व्यक्ति जो उनके बगल में बैठा है उनके महाझूठ और जुमले का ताप तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगातार मोदी जी झूठ बोलते हैं। इसी भोपाल में कह रहे थे अजीत पवार जी पर निशाना साधते हुए 72,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला किया है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी देता हूं। 3 दिन बाद उन्हीं अजीत पवार की पीठ को थपथपा रहे थे और अपनी सरकार में शामिल करा रहे थे। ये उनके महाझूठ की पोल खोलने के लिए बात काफी है। मेघालय के अंदर संगमा जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार को लगातार भ्रष्ट बताया। पूरे चुनाव में हर रैली में जा जाके भ्रष्ट बताया, महाभ्रष्ट कह दिया, देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार कह दिया। और जब चुनाव संपन्न हुआ तो उसके बाद उसी सरकार के साथ में जाकर गठबंधन करने का काम किया, समर्थन दिया भाजपा ने। और अमित शाह जी भी शपथ ग्रहण में गए थे, मोदी जी भी शपथ ग्रहण में गए थे और तब अपने ही एक विधायक को उसी भ्रष्ट तथाकथित भ्रष्ट सरकार में मंत्री बनाने का काम किया। तो ये महाझूठ की पोल खोलने के लिए काफी है। तो मैं भाजपा वालों को एक सलाह देती हूँ कि आदरणीय भाजपा वालों, एक स्मरण शक्ति तेज करने की ब्रह्मी बूटी आती है, तो जरा स्मरण शक्ति तेज करने की ब्रह्मी बूटी घोट घोट कर मोदी जी को पिलाओ। और अगर आप सच में महिला और ओबीसी हितैषी हो तो 73 साल के वयोवृद्ध मोदी जी को जरा भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में अब शामिल कराओ और एक महिला पिछड़े वर्ग की कद्दावर नेता उमा भारती जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का दावेदार तो बनाकर दिखाओ। लेकिन भाजपा अपने आप को ओबीसी का हितैषी बताती है, मोदी जी अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो एक ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो ओबीसी की जाति का जनगणना कराने से नहीं कतराते। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो 2011 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना
बना के आंकड़ों को सार्वजनिक कराते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते और ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम होते और अंदर से हितैषी होते तो बिल्कुल वो 49.5 का जो आरक्षण पर कैप लगा है पूर्ण बहुमत की सरकार में, उस कैप को हटाकर मोदी सरकार ओबीसी को उनके अधिकार दिलाने का काम कराती। लेकिन मोदी जी ओबीसी का सिर्फ नाम लेते हैं, ओबीसी हितैषी नहीं है। अगर ओबीसी हितैषी भाजपा होती तो माननीय उमा भारती जी पूरे 5 साल तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही होती। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी होती तो माननीय कल्याण सिंह जी पूरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे होते। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी होती तो राम मंदिर ट्रस्ट में कई ओबीसी समाज के लोगों को ट्रस्टी और सदस्य बनाया जाता। लेकिन उमा भारती जी, विनय कटियार जी, साध्वी रितंबरा जी कोई भी राम मंदिर के ट्रस्ट में आज मौजूद नहीं है। क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि अपने आप को ओबीसी का बताएंगे, वोटों के लिए राजनीति कराएंगे, ओबीसी एससी एसटी की भावनाओं को भड़काएंगे और वोट लेने के बाद ओबीसी एससी एसटी को भूल जाएंगे। यही भाजपा की रणनीति है। लेकिन मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूं ही, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ, मुख्य संयोजक भी हूँ और उसके नाते कहती हूँ कि अब ओबीसी जागेंगे और ऐसे भाजपा के विभीषणों और जयचंदों को त्यागेंगे। ये विभीषण और जयचंद कौन है? ये वही लोग हैं जो भाजपा में सांसद और विधायक बनकर तो बैठ जाते हैं, मगर ओबीसी की लड़ाई जब लड़नी होती है तब चुप्पी साध जाते हैं। फेविकॉल के जोड़ की तरह मुंह बंद हो जाता है इनका, ये कोई आवाज नहीं उठाते। ना ये महिला आरक्षण में ओबीसी की जिम्मेदारी की आवाज उठाते हैं, ना ओबीसी को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, निजी क्षेत्र सहित सभी जगहों पर हिस्सेदारी देने की बात उठाते हैं। बात किसने उठाई? बात उठाई परम आदरणीय राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने एक सवाल पूछा था कि भाई ओबीसी को अगर आप हक देना चाहते हैं तो देश के 90 सेक्रेटरीज में से मात्र 3 ओबीसी क्यों हैं? लोकतंत्र में तो बहुमत का शासन है, जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ये तो बहुमत नहीं है, देश में बहुमत किसी और का है, संख्या किसी और की है, लेकिन सेक्रेटरीज में संख्या किसी और की क्यों है ज्यादा? ये प्रश्न आदरणीय राहुल गांधी जी ने जायज उठाया और राहुल गांधी जी उस बात को लेकर चल रहे हैं और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके प्रश्नों को आमंत्रित करती हूँ।